हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री श्याम। वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत है, जहां मैं हूं आपका अपना प्रेम और हाजिर हुआ हूं आपके सामने एक और वीडियो लेक्चर लेकर। जैसा कि बच्चों आपको पता है, मैं सेमेस्टर 5th के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट कर चुका था और इसमें भी मैंने यूनिट नंबर 1 का एक लेक्चर वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया है। उम्मीद है आप सभी ने वो बहुत अच्छे से देखा होगा और उम्मीद है वो आपको समझ में भी आया होगा। अब बढ़ते हैं लेक्चर नंबर 2 की तरफ। लेक्चर नंबर 2 में हम पढ़ने वाले हैं एचएसएबी सिद्धांत के आधार पर लुईस अम्लो व लुईस छारो का क्या करना है, वर्गीकरण करना है, क्लासिफिकेशन करना है। अब ये क्लासिफिकेशन किस प्रकार हम करेंगे उसको हम सीखते हैं, लेकिन सबसे बड़ा एक सवाल रहेगा दिमाग में, सबसे बड़ी मनसा रहेगी दिमाग में कि सर आप लुईस अम्ल और लुईस छारो का वर्गीकरण तो कर रहे हो, मानते हैं, लेकिन सबसे पहले यह भी तो पता लगे ना कि लुईस अम्ल और लुईस क्षार होते क्या है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले बात करूंगा बच्चों आपके लिए की पॉइंट्स की। की पॉइंट्स हैं, ठीक है। और इन की पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं लिखूंगा लुईस अम्ल के बारे में, लुईस अम्ल के बारे में, ठीक है। तो इसके लिए मैं लिखूंगा एक लाइन, इलेक्ट्रॉन ग्राही, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ग्राही पदार्थ कह दूं या इलेक्ट्रॉन ग्राही क्या कह दूं, परमाणु कह दूं, ये सब के सब क्या होते हैं, लुईस अम्ल होते हैं। अगर मैं बात करूं बच्चों लुईस क्षार की, लुईस क्षार की, तो लुईस क्षार होते हैं इलेक्ट्रॉन दाता पदार्थ, या इनको आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु। क्लियर है यहां तक मेरी बात? ठीक है, यहां तक ठीक ठाक लग भी रहा होगा आपको। चलिए अब आगे। अब एचएसएबी सिद्धांत ने क्या किया, इन लुईस अम्ल और लुईस क्षारों का आगे वर्गीकरण किया। अब वो वर्गीकरण किस प्रकार है, किस आधार पर किया गया, सारा अपन सीखने वाले। अब एक बात और कह दूं, इसी पेज में कह दूं कि मान लीजिए अपने पास ए है और ए के पास अपन ने कहा कि ए जो है वो अपनी नजर में लुईस एसिड है, और एक अपने पास है बी, और बी अपने पास अकॉर्डिंग टू लुईस बेस है, क्षार है। ये लीजिए, अब ये जो लुईस अम्ल है इसके पास रिक्त कक्षक उपस्थित है। भाई लुईस अम्ल के पास क्या है, रिक्त कक्षक। अरे रिक्त है, खाली है, कमी है, तभी तो एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट करेगा तो ग्राही, ग्राही क्या है, लुईस अम्ल। बात करें लुईस क्षार की तो इलेक्ट्रॉन भरे कक्षक उपस्थित है। क्लियर है? ये दोनों अगर आपस में रिएक्ट करें तो अपने पास बनेगा ए बी, और इस ए बी को मैं चाहूं तो कह सकता हूं संकुल। यहां जो बंध बनेगा उस बंध का नाम होगा प्यारे बच्चों उपसहस बंध। ऐसा क्यों? क्योंकि लुईस अम्ल जो होती हैं वो सभी धातुएं होती हैं, लुईस क्षार होते हैं लिगेंड। और याद कर बेटा, दिमाग पे थोड़ा जोर डाल कि धातु और लिगेंड के मध्य जो बंध बनता है उसको कहते हैं उपसहसंयोजक बंध, और ऐसे संकुल को क्या कहते हैं, ऐसे यौगिक को क्या कहते हैं, संकुल कहते हैं। ये क्लियर है मेरी बात? यहां तक कोई दिक्कत थोड़ी है, नहीं है। अब आगे सुनो। अब बात करते हैं कि एचएसएबी सिद्धांत ने लुईस अम्ल और लुईस क्षारों का वर्गीकरण किस प्रकार किया। तो सुनो क्या कहा इसने। इसने कहा कि जो आपके पास लुईस अम्ल है, लुईस अम्ल है, ये लुईस अम्ल दो टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप कौन है, पहला है कठोर, कठोर लुईस अम्ल, और दूसरा है मृदु लुईस अम्ल, मृदु लुईस अम्ल। इसी प्रकार एचएसएबी सिद्धांत ने लुईस क्षार का क्लासिफिकेशन किया, और यहां इसने लिखा कठोर क्षार, कठोर क्षार, मृदु क्षार, मृदु क्षार मतलब हार्ड एसिड, सॉफ्ट एसिड, हार्ड बेस, सॉफ्ट बेस। ये कहानी चल रही है यहां पे।
क्लियर है बात? अब बच्चों मैं बात करने वाला हूं यहां पर कठोर एसिड की। मैं बात करूंगा यहां लुईस अम्ल की। किसकी बात की है? लुईस अम्ल। और लुईस अम्ल जो है वो लुईस अम्ल कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा है? दो पार्ट्स में, दो पार्ट्स में वर्गीकरण कर रखा है। और वो वर्गीकरण क्या है वो सुनो। यहां तो लिखूंगा कठोर अम्ल, कठोर अम्ल। चाहूं तो लिख सकता हूं हार्ड एसिड से, हार्ड एसिड्स की बात चल रही है। यहां क्या लिखूंगा? यहां लिखूंगा मेरे प्यारे बच्चों के लिए मैं मृदु अम्ल, और इसको कहते हैं सॉफ्ट एसिड्स कहते हैं। ये लीजिए। अब हमें कैसे पता लगेगा सर कि हार्ड एसिड कौन है, सॉफ्ट एसिड कौन है? कुछ ना कुछ तो इनकी प्रॉपर्टीज होती होंगी ना, जिनसे इनका क्लासिफिकेशन किया जा सकता होगा। बिल्कुल बेटा होती है। क्लियर है बात? अब एक सबसे बड़ी बात मैं आपसे पूछूंगा। पहले आप क्या पढ़ रहे हो? लुईस अम्ल, और लुईस अम्ल होते हैं इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? लुईस अम्ल इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं। ठीक है। अब सबसे पहला पॉइंट क्या है कठोर अम्ल के लिए? वे लुईस अम्ल, वे लुईस अम्ल, या ऐसे कह दूं इन लुईस अम्लों में, लुईस अम्लों में, ठीक है। अब लुईस अम्ल क्या है? इलेक्ट्रॉन ग्राही। तो इन लुईस अम्लों में कौन सा परमाणु है? इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणु। और इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणु का बच्चों जो आकार होता है, साइज होता है, जो साइज होता है वो छोटा होता है, वो छोटा होता है। किन में? कठोर में। मतलब ऐसे लुईस अम्ल आपको देखने जिनका आकार छोटा है, जैसे मैं कहूं हाइड्रोजन प्लस। और बोल अब कठोर होगा कि नहीं होगा? उल्टा कर, उल्टा कर। अरे डिफरेंस में उल्टा ही तो करते हैं। क्या लिखोगे? इन लुईस, इन लुईस अम्लों में, इन लुईस अम्लों में क्या देख रहे हैं अपन? इलेक्ट्रॉन ग्राही, इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणु को चेक कर रहे हैं बच्चों। ठीक है। और वो इलेक्ट्रॉन, अरे अम्ल तो ये भी है, इलेक्ट्रॉन ग्राही तो ये भी है। उनमें इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणु का फिर से क्या देखना है? आकार देखना है। क्या देखना है? आकार देखना है। और ये आकार अब क्या हो जाएगा? बड़ा होता है, बड़ा होता है। ये कहानी होगी। मतलब बच्चों सीधी बात है रे, यहां तो आकार क्या होगा? छोटा, और यहां आकार क्या होगा? बड़ा होगा। है दोनों इलेक्ट्रॉन ग्राही क्योंकि दोनों लुईस अम्ल है। ठीक है। नेक्स्ट बात क्या है वो सुनो, और मान भी सकते हो आप इनको। मैं आगे जब एग्जांपल लिखूंगा एक एक लाइन डेराइव कर दूंगा सारी की सारी। इन पर उच्च धनावेश होता है, उच्च धनावेश होता है। तो भैया जी उल्टा करो ना, इन पर क्या होगा? इन पर निम्न धनावेश होता है, निम्न धनावेश होता है। नेक्स्ट बात क्या है इनकी? सबसे इंपॉर्टेंट बात है, खतरनाक बात है, इनका ऑक्सीकरण अंक, इनका ऑक्सीकरण अंक जो होता है बेटा, ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, वो उच्च होती है। और दूसरा आप दिमाग लगा सकते हो थोड़ा सा। क्या लगाना है? अरे जब उच्च धनावेश, जितना धनावेश होता है परमाणु पर, क्या उतना ही ऑक्सीकरण अंक होता है? अरे आप उच्च धनावेश कह रहे हो, अगर आप उच्च धनावेश कह रहे हो तो ऑक्सीकरण अंक भी क्या होगा? उच्च होगा। तो इधर क्या बात करोगे? जस्ट उल्टा करो। इन पर या इनका, इनका ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीडेशन स्टेट या तो क्या होता है बच्चों? निम्न होता है, निम्न या
और या तो देखो बोथ कंडीशन में क्या ही मिलेगा, शून्य होता है। ये बात आपको सीखनी यहां से। तो मैंने तीन तीन पॉइंट यहां बनाए हैं, एक पॉइंट ये रहा, क्लियर है, ठीक है। मतलब कठोर अम्ल में जो इलेक्ट्रॉन ग्राही रहेगा उसका आकार छोटा, इधर बड़ा, उच्च धनावेश निम्न धनावेश, ऑक्सीजन अंक उच्च, यहां निम्न, और साथ में क्या भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। क्लियर है बात। नेक्स्ट की अगर बात करूं, अक्रिय गैस का, अक्रिय गैस मतलब हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडोन, ठीक है। अक्रिय गैस का विन्यास रखते हैं, विन्यास रखते हैं, ये लीजिए, ठीक है। इधर अगर बात करूं तो कहूंगा अक्रिय गैस का, अक्रिय गैस का विन्यास नहीं रखते हैं, नहीं रखते हैं। भाई एक तरफ तो क्या करते हैं, रखते हैं, और एक तरफ नहीं रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इनकी ध्रुवण क्षमता, ध्रुवण क्षमता, और ध्रुवण क्षमता का मतलब पता है क्या होता है बेटा, दूसरे को, कहानी सारी दूसरे पर निर्भर करती है, दूसरे के ऊपर प्लस माइनस लाने की क्षमता ध्रुवण क्षमता कहलाती, पोलरिटी कहलाती, पोलराइजिंग पावर कहलाती है। मतलब अगर खुद के पास नेगेटिव है ना, तो सामने वाले पर इतनी क्षमता रखो कि पॉजिटिव चार्ज ला सको। जैसे वासुदेव एजुकेशन में इतनी क्षमता है कि आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, नोट्स, पीडीएफ और मॉडल पेपर इस प्रकार प्रोवाइड करवाता है कि दूसरे किसी चैनल पर मिल नहीं सकेंगे। ये पावर है, ये पोलराइजेशन पावर है वासुदेव एजुकेशन की। तो इनकी ध्रुवण क्षमता क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। मतलब इनके खुद के पास प्लस है ना, तो सामने वाले पे नेगेटिव ला सकते हैं। और एक बात बताओ आप, ये एक बात बताओ, ये जो कठोर अम्ल है ये इलेक्ट्रॉन ग्राही तो है, ग्राही तो है, ग्रहण करते हैं, तो खुद के पास प्लस है तो ग्रहण कर रहे हैं, तो सामने वाले पे कैसा लाके रख दिया होगा, नेगेटिव। अर्थात, अर्थात ऋणायन का आसानी से, आसानी से क्या करते हैं, ध्रुवण करते हैं, ऋणायन का करते हैं। भाई खुद तो धनायन बने पड़े हैं, खुद के ऊपर तो उच्च धनावेश आ रहा है, तो ऋणायन का ध्रुवण करेंगे। मतलब खुद के ऊपर प्लस है तो सामने वाले को ऋणायन बना के छोड़ेंगे। इनकी ध्रुवण क्षमता, अब आप समझ के उल्टा करना है, इनकी ध्रुवण क्षमता क्या कम होती है, कम होती है, ठीक है। इनकी ईएन, इनकी वैद्युत ऋणता, वैद्युत ऋणता अधिक होती है, अधिक होती है, तो इनकी क्या हो जाएगी, इनकी वैद्युत ऋणता क्या होती है, कम होती है, ये लीजिए। अरे फिर सोचना क्या है, जब इतना समझ में आ रहा है आपको तो सोचना क्या है फिर आपको, ठीक है। नेक्स्ट, ये अधिक सक्रिय होते हैं, ये अधिक सक्रिय होते हैं, ये क्या होते हैं, ये कम सक्रिय होते हैं, ये कम सक्रिय होते हैं, ये लीजिए। ये कुछ पॉइंट्स थे। अब मैं बेटा एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा और एग्जाम्पल से आपको सटीक आंसर दूंगा मैं आपको, ठीक है, कि हाँ एक्चुअल में वास्तव में ऐसा ही होता है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं एग्जाम्पल लिखूंगा कठोर के, एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में ऐसी ट्रिक बता दूंगा आपको, कभी भूल नहीं पाओगे आप। सबसे पहले बात करूंगा बेटा क्षार धातु, क्षार धातु, सभी क्षार धातु जो होते हैं वो कठोर अम्ल होते हैं। क्यों? आकार में छोटे होते हैं। पहला कौन है? H प्लस को भी रख लिया हमने, लिथियम प्लस को भी रख लिया। अब कुछ कहेंगे सर H प्लस तो अधातु है, अरे रख लिया कैटेगरी में, उसी सीरीज से बिलोंग करता है तो रख लिया।
लिथियम प्लस है, Na प्लस है और K प्लस है। चारों के चारों जो होते हैं वो अपने पास बिहेव करते हैं किसकी तरह, कठोर अम्ल की तरह। नेक्स्ट बेटा क्षार मृदा धातु, क्षारे मृदा धातु, ठीक है। और क्षार मृदा धातु कौन सी, बेरिलियम +2, मैग्नीशियम +2, कैल्शियम +2, बैरियम +2, कैल्शियम तक लिखवा बस, बैरियम तक सो नहीं कर रहे हैं अपन, ठीक है। उसके बाद लिखूंगा बेटा संक्रमण धातु, संक्रमण धातु, क्लियर है बात। और संक्रमण धातु भी मैंने कैसे लिखी है, हल्की लिखी है। जो लाइट वेट होती है ना, मैं उनकी बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, लाइट वेट की बात कर रहा हूं। तो अपने पास कौन है, कोबाल्ट +3, मैग्नीज +2, मैग्नीज +7, ETC, चलेगा। अब इसी के एग्जांपल आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि अब मैं बात करता हूं आगे जो नेक्स्ट एग्जांपल है, इधर नहीं लिखूंगा क्योंकि इधर मृदु क्या आएंगे। इधर नेक्स्ट एग्जांपल है सामान्य धातु, अपने पास है Al+3, AlCl3, ये भी कठोर अम्ल के उदाहरण है। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स की मैं अगर बात करूं तो वो है BF3, BCl3, BBr3 और BOR की होल थ्राइस, क्लियर है बात। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं तो Cl+3 आ जाए, Cl+7 आ जाए, I+7 आ जाए, Br+7 आ जाए, ये सब भी हार्ड एसिड होते हैं। नेक्स्ट बात करूं CO2 आ जाए, SO3 आ जाए, ये भी सब हार्ड एसिड होते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट अपने पास है लैंथेनम +3 आ जाए, सीरियम +3 आ जाए, गैडोलियम +3 आ जाए, ये सब अपने पास एग्जाम्पल हैं हार्ड एसिड के, क्लियर है बच्चों। अब चलते हैं सॉफ्ट की ओर। सॉफ्ट तो अच्छा लगता है, सॉफ्ट तो अच्छा लगता है। और ऐड कर तो कर लेना, N+3 भी होता है, नाइट्रोजन +3, पीछे आ जाओ। अब यहां एग्जाम्पल करेंगे, बात करेंगे मृदु की। अरे मृदु तो आएंगे, मृदु मृदु मृदु, अरे मृदु चल रहे हैं इधर, तो मृदु आ जाएंगे, मृदु आ जाएंगे बेटा, मृदु। मृदु में सुनो, भारी संक्रमण तत्व, भारी संक्रमण तत्व मृदु हो जाएंगे, हाँ कि ना। और क्यों, कौन कौन है भारी, Cu+, डन। उसके बाद चांदी, सोना, मरकरी, कैडमियम, ऑक्सीजन, सल्फर, आयोडीन, ETC, ये सब जो अपने पास हैं, ये सब अपने पास है मृदु की कैटेगरी। और आपको पता है कैडमियम, तो ये कैडमियम, मरकरी, ये टॉक्सिक मेटल होती है, रोग पैदा कर देती है। इताई, उचाऊ, मिनीमाटा, ऐसे कुछ रोग होते हैं इन टॉक्सिक मेटल की कंडीशन में। तो ये सब सॉफ्ट एसिड है। अब मैं डेराइव करता हूं आपको। सबसे पहले बताओ, क्षार धातु छोटे आकार है, इधर भी छोटा आकार है, ठीक है। और देखो +7 तक ऑक्सीडेशन नंबर रख रहे हैं। तो जो चीजों को ना आप सोचना, एक बार चीजों को सोचना। सबसे पहले छोटा आकार रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं। आप लिथियम का देखो, आप बेरिलियम का देखो, सब है उच्च धनावेश। अरे मैग्नीज देखो, आयोडीन देखो, क्लोरीन देखो, +7 तक उच्च ऑक्सीजन अवस्था +7 तक दर्शा रहे हैं। मानते हो ना बात को। इधर आ जाओ, नेक्स्ट बात क्या कह रहे हैं, अक्रिय गैस का विन्यास रखते हैं। अरे आपने लिखा सोडियम प्लस, अरे सोडियम प्लस नियोन का विन्यास रखता है, K+ आर्गन का विन्यास रखता है, अरे हाँ कि ना। Be+2 हीलियम का विन्यास रखता है। तो जितने भी ये आपके पास हार्ड है, ये किसी ना किसी अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखते हैं। नेक्स्ट अगर बात बताओ आप, इनकी ध्रुवण क्षमता अधिक होती, कैसे सुनो, NaCl है बेटा, सोचना एक बार, NaCl। तो Na खुद के ऊपर तो कैसा ले आया, प्लस, तो मजबूरन Cl को क्या लेना पड़ेगा, माइनस। तो मैंने कहा था देखो, ऋणायन का ध्रुवण आसानी से करते हैं, मतलब ये आसानी से किसी दूसरे पर माइनस डाल सकते हैं, खुद के ऊपर तो प्लस, सामने वाले पे माइनस हो गया। इनकी En बहुत अधिक होती है इनके कंपैरिजन में, बस वैसे बहुत अधिक नहीं है, सिर्फ इनके कंपैरिजन में ज्यादा है। सभी कैसे होते हैं, सक्रिय, एक्टिव होते हैं, तुरंत अट्रैक्ट करते हैं चीजों को। जैसे मैं कहूं सोडियम को पानी में फेंक दो, विस्फोट, एक्सप्लोजिव रिएक्शन देता है, तो ये सक्रिय होता है। अब बात करूं, इधर कर लो, चाहे इधर कर लो। देखो एक बात बताओ मुझे, सोच के बताना, क्या ये आकार में बड़ा है, बिल्कुल है। क्या +1 ही तो आ रहा है,
तो धनावेश कम है। दूसरी बात, ऑक्सीजन अवस्था निम्न है। तीसरी बात, इनकी ध्रुवण क्षमता ज्यादा नहीं होती है, किसी को माइनस में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात है कि इनकी ईएन कम है। नेक्स्ट बात है, ये बता कौन सी अक्रिय गैस का विन्यास प्राप्त कर रखा है? किसी अक्रिय गैस का विन्यास प्राप्त नहीं कर रखा है। और साथ के साथ ये अक्रिय प्रकृति के होते हैं, ये बहुत अक्रिय प्रकृति के हैं। नेक्स्ट देखो, ऑक्सीजन, सल्फर, आयोडीन, इन तीनों का ऑक्सीकरण कितना होता है? 0 होता है। परमाणु और आणविक अवस्था में 0 होता है। तो ये सारी बातें स्पष्ट हो रही हैं आपको, क्लियर है बात? अब एक टॉपिक और चलेगा, और वो टॉपिक अपने पास ये है, और वो नोट में लिखूंगा मैं, और वो नोट में क्या है? सीमांत अम्ल। सीमांत अम्ल है, ठीक है। अब सर ये सीमांत अम्ल क्या होते हैं? तो सुनो, वे पदार्थ जो, या वे अम्ल जो कठोर अम्ल व मृदु अम्ल के मध्य के गुण रखते हैं, क्या कहलाते हैं? सीमांत अम्ल कहलाते हैं। सीमांत अम्ल कहलाते हैं, क्लियर बात? मतलब जो कठोर और मृदु दोनों के बीच के गुण रखेंगे ना, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे अपने पास? सीमांत होने वाले हैं। देखो नेक्स्ट, देखो एग्जांपल, देखो एग्जांपल याद रखना पड़ता है। मैं तो ऐसे याद रखता हूं, फीकोनी CuZn, मतलब आयरन से और Zn तक। लेकिन यहां +2, यहां भी +2, यहां भी +2, यहां भी +2, यहां भी +2। ये खास, ये सारे के सारे आपके पास क्या है? ये सारे के सारे आपके पास सीमांत अम्ल हैं बेटा, सारे के सारे क्या हैं? सीमांत अम्ल हैं। उसके बाद सुनो, बिस्मिथ +3 सीमांत होता है। C6H5 फेनिल कार्बोकेटाइन सीमांत होता है। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सीमांत होता है। NO2+ ये भी क्या होता है? सीमांत होता है। क्लियर है मेरी बात? तो ये सब आपको क्या करना है? सोचना है। क्लियर है? तो ये थे बेटा अपने पास HACCP सिद्धांत के अनुसार लुईस अम्ल और लुईस क्षारों का वर्गीकरण किया है। और हमने इस वीडियो में केवल किया है लुईस अम्लों का वर्गीकरण, 2 पार्ट में किया है, कठोर अम्ल व मृदु अम्ल। क्लियर बच्चों? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं लुईस क्षार, उसी प्रकार करेंगे कठोर और मृदु कौन कौन से होंगे। तो उसके लिए वीडियो के साथ आप बने रहें, चैनल के साथ आप बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो और नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधा राधा, जय श्री श्याम।